So hi guys, this is the last block of book DGC 5. It's block 5 of DGC 5. So इसकी यूनिट 1 है, जो इसकी यूनिट 1 to 3 और इससे पहले की भी जो यूनिट्स है उसमें हमने सब में वही पढ़ा है कि जो आप टेस्ट कर रहे हो कैसे करोगे। जो ब्लॉक 3 से लेके 5 तक है इसमें सभी में टेस्ट के बारे में बता रखा है। सो दिस इज़ अबाउट द सेम। तो इसमें जो रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल है उसके बारे में बात करी गई है। सो दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर मॉरिस रोजनबर्ग इन 1965 एंड ही गेव 4 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज टू बी फिल्ड बाय द जो भी आपका एग्जामिनी है। सो इसमें 4 रिस्पॉन्सेज थे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल I certainly feel useless at times। तो इसमें आप either you can take I strongly agree with the statement और I agree with the statement and disagree and strongly disagree। ठीक है। सेम स्टेटमेंट ऐसी दे रखी है, at times I think no good at all। so it's on you कि आप कौन सा इसमें टिक लगा रहे हो। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसमें आप नॉर्मली ये पेपर पेंसिल से ही करते हैं। इसमें आपको ओनली यू हैव टू टिक जो आंसर्स जो आप अगर जो क्लाइंट है आपका आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। इसकी स्कोरिंग कैसे होगी? सो इसमें स्कोरिंग होती है फ्रॉम 0 to 3। द मिनिमम यू कैन गिव इज अ 0 एंड द मैक्सिमम द क्लाइंट कैन गेट इज अ 30। क्योंकि 10 क्वेश्चन होंगे, सो 10 और अगर तीनों में मैक्सिमम 10 के 10 में 3 आ रहा है उसका आंसर। सो द हायर द स्कोर क्लाइंट स्कोर्स हायर विल बी हिज सेल्फ एस्टीम। और जैसे इसमें ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं कि आई सर्टेनली फील यूजलेस, इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। एट टाइम्स आई थिंक नो गुड एट ऑल, इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट। बट इफ द स्टेटमेंट वुड हैव बीन एट टाइम्स आई थिंक ओनली अबाउट द गुड थिंग्स, तो वहां पे आपका जो मार्क्स होगा वो ऐसे आएगा। जो पॉजिटिव वर्डेड सेंटेंसेज हैं उसमें अगर कोई स्ट्रांगली एग्री पे टिक कर रहा है सो ही विल गेट अ 3। बट अगर जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं एज इन दीज 2 स्टेटमेंट्स, उनमें अगर कोई स्ट्रांगली एग्री पे टिक कर रहा है इन द सेंस कि वो नेगेटिव है, तब आप वहां पे 3 दोगे। ठीक है। सो ये इसकी स्कोरिंग है और दिस इज इट अबाउट दिस रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। दिस इज द टाइप ऑफ स्केल। सो देर आर दीज सेंटेंसेस। इसमें से उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि विच सेंटेंसेस नेगेटिव एंड विच इज पॉजिटिव। सो नन आई सर्टेनली फील यूजलेस एट टाइम्स। इफ यू स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट you will be given a 0 and if you strongly disagree with the statement you will be given a 3। okay, so this is how the scoring process will work। So if we talk about the positives, they have already divided these as in 1 2 4 6 7 are positive। okay, so if we take the second statement which is I feel that I have a number of good qualities, so this is a positive statement। okay, so if you strongly agree with the statement you will be given a 3। if you agree with the statement you will be given a 2। if you disagree 1 and if you strongly disagree you will be given a 0। okay, so if there is a negative statement which is 3, all in all I am inclined to feel that I am a failure, so it is a negative situation and a negative sentence। okay, so if in this thing you score about that you strongly agree with the statement, here you will be given a 0 and if you strongly disagree with the statement you will be given a 3। so the maximum you can score is 30 and the minimum you can score is 0। okay, so if you have a 30 you have a very good self esteem एंड मूविंग ऑन। अगर 20 से लेकर 30 तक का होता है तो आपका सेल्फ एस्टीम ठीक ठाक है, बट अगर 0 से 10 तक का है तो यू हैव लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है। सो दिस इज योर रोजन सेल्फ एस्टीम स्केल रोजनबर्ग। दिस सॉन्ग इज शिट, आई नीड टू चेंज द सॉन्ग। माफिया सही है। सो द नेक्स्ट test we are talking about is Eysenck personality questionnaire। it is also known as EPQ short form। this personality questionnaire is used to assess the personality traits। it was developed by H.J. Eysenck and Sybil B.G. Eysenck, she was his wife।
सो उन्होंने 4 तरह के पर्सनैलिटी टाइप्स निकाले थे और बेस्ड ऑन टेम्परामेंट। तो इनका जो ट्रेड्स निकाले थे, जो ट्रेड्स हैं वो ये हैं। सो स्टेबल एक्सट्रोवर्ट्स, अनस्टेबल एक्सट्रोवर्ट्स, स्टेबल इंट्रोवर्ट्स एंड अनस्टेबल इंट्रोवर्ट्स। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज प्रीवियस वीडियोज में, हमने यहाँ पे बात कर रखी है इनके बारे में। ठीक है, मेरे को याद अच्छे से। तो स्टेबल एक्सट्रोवर्ट्स कौन से होंगे? जो स्टेबल एक्सट्रोवर्ट्स होंगे उनके ये पर्सनालिटी के ट्रेड्स होते हैं। दे आर आउट गोइंग, रिस्पॉन्सिव, टॉकेटिव, इजी गोइंग, केयर फ्री एंड लाइवली। दोज ऑफ who are unstable extroverts, they are restless, touchy, excitable, impulsive, changeable and irresponsible. People who are stable introverts, they will be even tempered, calm, reliable, controlled, thoughtful and peaceful. And people who are unstable introverts, they will be reserved, quiet, pessimistic, sober, anxious, rigid and moody. But what if someone is all four? एक डाउट ये है मेरा, क्योंकि sometimes a person can be a stable introvert and also she or he can be the unstable introvert and also might show symptoms of being a stable extrovert and unstable extroverts, depends on the situation. ठीक है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू आइजनेक पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ टेम्परामेंट। सो उन्होंने पहले 2 कैटेगरीज निकाली थी और उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी भी आ गई थी। तो फर्स्ट 2 कैटेगरीज वर एक्स्ट्रावर्जन और उसका उल्टा इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। सो न्यूरोटिसिज्म इज योर इमोशनल अनस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में जब आपका जो इमोशनली आप वेल बैलेंस्ड हो। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन इज यू आर आउट गोइंग, कि आपको बाहर जाना पसंद है, एंड इंट्रोवर्जन इज यू आर शाय एंड टिमिड एंड यू डोंट लाइक टू सोशलाइज विद द पीपल। इसके बाद थर्ड टाइप भी आ गया था टेम्परामेंट का, विच इज साइकोटिज्म एंड सोशलाइजेशन। ओके, सो साइकोटिज्म इज काइंड ऑफ इंट्रोवर्टी और सोशलाइजेशन वे कि व्हेन यू लाइक टू जेल अप विद द पीपल। सो यहाँ पे इस वाले पर्सनैलिटी क्वेश्चनर में उनको 100 आइटम्स मिलते थे येस और नो फॉर्मेट में, एंड दे हैव टू आइदर चूज येस और नो। द ओनली क्रिटिक ऑफ दिस क्वेश्चनर वाज दे डिडंट हैव एनी चॉइस रेदर बिसाइड्स चूजिंग येस और नो। ठीक है, अगर उनको नन ऑफ द अबाउट टाइप करना वो उसका चॉइस था ही नहीं। Your unit 1 is over. Unit 2 is thematic appreciation test. It is TAT. So TAT is a perspective technique. It is a person is subjected to project his or personality characteristics in an unknowingly manner with or without being aware of the same. ठीक है, so एक पर्सन को हम जज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मतलब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसको ये समझ नहीं आएगा जिस तरह से हम उसको पता लगाएंगे। ठीक है, सो TAT taps an individual's unconscious, उसके repressed aspects of personality। अनकॉन्शियस है जो उसके रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं उसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। दिस वॉज डेवलप्ड बाय क्रिस्टीना मॉर्गन एंड हेनरी मुर्रे इन 1938। दिस वॉज डिजाइंड टू रीच आउट पीपल्स बेसिक नीड्स बाय हैविंग देम टेल स्टोरीज। ठीक है, सो इसमें वो स्टोरीज सुनाते थे और स्टोरीज आपको कब कौन सी, जैसे कुछ लोगों को हॉरर मूवीज पसंद होती है, कुछ को कॉमेडी पसंद होती है, कुछ को रोमांटिक मूवीज पसंद होती हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो जिसको रोमांटिक पसंद है सो वो काफी लविंग नेचर का होगा, या फिर उसको मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको अगर उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे तो उसकी जो लाइफ है उसमें उसके ऑलरेडी एक साथ में है पार्टनर जिसके साथ में वो काफ़ी खुश है। बट अगर उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो उसका जो पार्टनर था वो उसके साथ में नहीं है तो उसको सैड रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है। इफ़ समवन वांट्स लाइक्स टू वॉच कॉमेडी मूवीज तो मे बी वो काफ़ी एक हैप्पी गोइंग पर्सन है और उसको पसंद है जो कॉमेडी मूवीज होती हैं। और अगर किसी को साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप देखना पसंद है, मे बी उनको वैसा अच्छा लगता है देखना। जिसको पॉलिटिक्स वाली मूवीज पसंद है उसको पॉलिटिक्स में घुसना अच्छा लगता है, या उसको उस तरीके से सोचना पसंद है। तो ये सब आप अंदाजा लगा सकते हो। सो इसमें भी यही था, वो उनके स्टोरीज से उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते थे। इसमें मटेरियल था 30 कार्ड्स थे जो दिखाते थे ह्यूमन बीइंग्स इन एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, सो इसमें जो 10 कार्ड्स थे वो मेल के लिए यूज होते थे, 10 फीमेल्स के लिए यूज होते थे, और जो रेस्ट ऑफ द 10 कार्ड्स थे दे वर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इसका प्रोसीजर था, दिस वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस 1 आवर ईच, जिसमें 10 कार्ड हर सेशन में दिखाते थे। सो
एक पिक्चर आपको मिलेगी ऐसी जिसमें आपको बोलेंगे कि मतलब फर्स्ट सेशन में आपको पिक्चरें दिखाई जाएंगी जिसमें आपको बोलेंगे कि आप उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है, इसकी आपको उस पिक्चर्स में देख के क्या समझ आ रहा है या फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब वो पिक्चर क्या कहना चाह रही है, ठीक है। और सेकंड में उनको मिलता था ब्लैंक कार्ड, सेकंड सेशन में उनको ब्लैंक कार्ड मिलता था जिसमें उनको बोलते थे कि आपको इमेजिन करना और उसके बाद एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसके थ्रू वो ये देखने की कोशिश करते थे कि बट ऑफ कोर्स जो इंसान के सबकॉन्शियस में चल रहा है और जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है उसी चीज के बारे में वो सोचेगा, तो उसी चीज के आसपास जो किसी को भी वो सोचेगा जो पिक्चर में देख रहा है वो उससे रिलेट करेगा, और जो वो ब्लैंक कैनवास पे बनाएगा वो भी उससे रिलेटेड ही बनाएगा। एज इफ कि इफ समवन हैज लॉस्ट हिज हर फैमिली मेंबर तो वो उनको ड्रॉ करेगा, या फिर जो पिक्चर्स शोन है उसमें वो बॉन्डिंग टाइप ढूंढने की कोशिश करेगा कि दैट टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर, और फिर दिस पर्सन इसमें फेस दिख रहा है और ही और शी इज क्राइंग, ठीक है, ऐसे वाला। सो ये वाला टेस्ट भी आपका हो गया। उसके बाद इन्होंने बात करी है 16 PF टेस्ट की। इट इज योर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। सो इसका मैंने लिखा नहीं है सारा क्योंकि इसको ऐसे पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। 16 पर्सनैलिटी टेस्ट मोस्टली मास्टर्स इन साइकोलॉजी में आपको कराते हैं और आपको इसको देख के ही बेटर समझ आएगा। सो थोड़ा ऐसा होता है 16 PF टेस्ट। इसके अलावा भी 3-4 पेज होते हैं जिसमें आपको इनका स्कोरिंग करना होता है। तो बेसिकली 16 PF में आपके पास में 16 प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं और इसका हाई और लो होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल डोमिनेंस है, तो डोमिनेंस में आपको यहाँ पे नंबर दे रखे होते हैं 1 2 3 4 समथिंग 8 तक होता है शायद या 5 तक होता है। तो डोमिनेंस में अगर आपको 3 जैसे 1 से 5 तक मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे लाई कर रहे हो, और अगर 6 से 10 तक मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा करके होता है। और ये जैसे जैसे बढ़ते रहता है वैसे वैसे इसका वो जो यहाँ पे सारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाई होता है यहाँ पे लो होता है, मतलब बोथ आर एक्सट्रीम्स, ठीक है। जैसे डोमिनेंस है तो यहाँ पे डोमिनेंट, फोर्सफुल, एजर्टिव, एग्रेसिव, कॉम्पिटेटिव, स्टबन, बॉसी। यहाँ पे है डिफरेंशियल, कोऑपरेटिव, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, सबमिसिव, हम्बल, ओबीडियंट, इजीली लेड, डोसाइल एंड एकोमोडेटिंग, ठीक है। सो एक तरह से एक ही जो आपका प्राइमरी फैक्टर है इसका लोएस्ट रेंज क्या हो जाएगा 0 पे सबमिसिव, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम रेंज है उस पे क्या आ जाएगा, आप पूरे के पूरे स्टबन, बॉसी और डोमिनेटिंग हो। सेम विद जैसे कि ओपननेस टू चेंज, तो इफ यू आर ओपन टू चेंज आप काफी रेडिकल हो और आप एक्सपेरिमेंटल हो, लिबरल हो, बट इफ यू आर नॉट ओपन टू चेंज आप काफी ट्रेडिशनल हो एंड यू आर अटैच्ड विद द फैमिलियर एस्पेक्ट्स या जो भी आपका कंजर्वेटिव आपकी जो सिचुएशन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस टेस्ट वर्क्स। और इसके बाद आपके मार्क्स वगैरह लगते हैं, इसमें आप अपना टिक वगैरह लगा रहे होते हो। उसके बाद इसका एक ऐसे ऐसे करके बनता है ग्राफ, उसके बाद लास्ट में आप पीछे स्कोरिंग करते हो, फिर उससे आपको पता लग जाता है आप क्या मतलब जो क्लाइंट है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद ये जो बिग 5 ट्रेड्स है मैंने ऑलरेडी आपको 3 बार ही पढ़ा दिए हैं तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने पढ़े होंगे। यूनिट 2 इज ऑल्सो ओवर। अगर तभी भी नहीं करे तो तब कर लो क्योंकि कभी ना कभी ये घूम के आपके पास आएगा ही वापस। लास्ट इज योर यूनिट 3 रॉश प्रोजेक्टिव टेस्ट। सो इसमें दिस वॉज डेवलप्ड बाय हरमन रॉश कैक, पता नहीं भाई, दिस वॉज डेवलप्ड बाय हरमन। सो 10 इंक ब्लॉट सेट्स उन्होंने बनाए थे जो कि बायलेटरल थे। एज इन दिस जब आप पेंटिंग करोगे और उसको ऐसे करके ऐसे करोगे तो जब वो सेम दोनों तरफ को आता है उसको बायलेटरल कहते हैं। तो उनके पास में ऐसे ही पेपर थे जिसमें उन्होंने पेंटिंग्स बना रखी थी। ऐसी पेंटिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको बीच से तोड़ोगे तो दिस इज एज सेम एज लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS। इसमें क्या था 10 इंक ब्लॉट सेट्स थे जिसमें से 5 जो ये कार्ड्स थे दे वर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक कलर, 2 ऑफ देम वर हैविंग शेड ऑफ ब्राइट रेड एंड 3 वर ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उनमें आपको प्रोसीजर क्या था, वो आप क्लाइंट को कार्ड दिखाते हो, उसके बाद आप उनको पूछते हो कि व्हाट डू यू सी। तो 2 फेज में चलता है। तो फर्स्ट फेज इज फ्री एसोसिएशन जिसमें आप उनको सीधा पूछते हो कि व्हाट डू यू सी, आपको क्या किसी की याद दिलाता है, आपको इस चीज से क्या लिंक कर रहे हो, क्या रिलेट कर रहे हो, कौन सी मेमोरी आपकी बाहर आ रही है।
सेकंड, जब आप उनको कार्ड दिखाते हो उसके बाद जो उन्होंने बोला आप उसी के बारे में उनसे पूछते हो कि यह आपको ऐसा क्यों लगा, इसके पीछे रीजन क्या था, कि क्या आपको कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बात है जिसकी वजह से आपको ये चीज इससे याद है या आपने इससे लिंक करी है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्कोरिंग है जो थोड़ी सी बड़ी है, और एंड तक आ जाते मुझे भी आलस आ गया इसलिए मैंने नहीं लिखी है, अब नहीं मन कर रहा है इतने सारे टेस्ट पढ़ने का, और ऐसे टेस्ट पढ़ के फायदा भी नहीं, बट स्टिल ओके। सो इसकी स्कोरिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स, लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स, कंटेंट एंड पॉपुलैरिटी। सो लोकेशन से कैसे है, WD, D एंड S। सो ये 4 इन्होंने सिंबल्स दे रखे हैं जो हम स्कोरिंग के लिए यूज करते हैं लोकेशन में। इनका मतलब है अगर हमने किसी को कैपिटल W स्कोर किया है, दैट मीन्स it is used for the response which shows that the subject is looking at the card as a whole. D हम तब देते हैं कैपिटल, it indicates larger details. Small d is for smaller details and small s is for indicates that subject's response to the whole spaces within the main outline. ठीक है, सो इसको ध्यान में रख के हमने इसमें लोकेशन के बेस पे करा है स्कोर। सेकंड है कंटेंट के बेस पे, हम कैपिटल H किसी को तब देखते हैं अगर जो सब्जेक्ट है उसको ह्यूमन फॉर्म्स दिख रहे हैं, ए देते हैं जब उसको एनिमल फॉर्म्स दिख रहे हैं, AD और SD है जब वो एनिमल डिटेल या ह्यूमन डिटेल देख रहा है, N इज जब वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जैसे कि रिवर, माउंटेन, ओशन, OB इज फॉर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक लैम्प, शेड, पॉट, टेबल एक्सेट्रा, कोई भी आइटम दिख रहा है। ठीक है, थर्ड जो स्कोरिंग का तरीका है, इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी। सो हर 10 कार्ड में अलग अलग स्कोर्स हैं जो हम P से डिनोट कर रहे हैं उनकी कॉमन अक्यूरेंस और कॉमन रिस्पॉन्स के बेस पे। लेकिन जो अगर कुछ भी अलग बताता है कोई इंसान उसके बारे में कि जिसमें थोड़ा सा ओरिजिनलिटी आती है, उसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर है डिटर्मिनेंट्स जो लास्ट है स्कोरिंग के लिए, इट मेजर्स द मैनर ऑफ परसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स द प्रोसेस एंड द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच द सब्जेक्ट हैज डिटरमाइंड द ब्लॉट। Determinants are the form of the blot, the color of the blot, the movement of the blot and the shading. ठीक है, तो जो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो ब्लॉट बना हुआ है, अगर उसके बेस पे, उसके कलर और उसके शेड के बेस पे जो सब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, तो तब उसके बेस पे स्कोरिंग होती है F, K, C and M। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि ऐसे सिंबल ऐसे लगा देते हो और उसके बाद आप कैटेगरीज डिफाइन कर देते हो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ओवर। और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको, तो करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी अभी ही बुक खत्म हो जाएगी, नहीं करा तो भाई करना पड़ेगा। सो योर DC5 इज ओवर। अब हमारा बचा है सिर्फ DC2 एंड वी विल डू इट सून। बाय।